दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2026-27 का केंद्र सरकार का बजट कल ही आया है और बजट के बाद कोई इसको अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है। हर साल सरकार बजट जारी करती है, लेकिन जनता पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नफा होता है, क्या नुकसान होता है, वो आप नहीं समझ पाते हो और एक बजट नया फिर नए साल में आ जाता है। तो आज हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पवन मित्तल जी, जो पूर्व हिसार की शाखा के प्रधान रहे हैं, वो बहुत सरल तरीके से समझाना चाहेंगे कि बजट होता क्या है और उसके नफा नुकसान आम जनता को क्या होते हैं और इस बजट में क्या हमने खोया है, क्या पाया है, सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और बजट के बारे में जानना चाहता हूँ, जनता समझ तो पाए एक बार, क्योंकि आंकड़ों का जो खेल है, अखबार जिस तरीके से लिखते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि बजट है क्या। सबसे पहले उदय जी आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बजट जो है बेसिकली हर साल भारत सरकार अपना लेखा जोखा पेश करती है। बजट बेसिकली क्या होता है, एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, 31 मार्च को हमारा वित्त वर्ष जो है वो खत्म होता है और 1 अप्रैल को हर साल नया वित्त वर्ष स्टार्ट होता है। तो जैसे मैं बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे घर में एक गृहिणी अपना बजट बनाती है, एक किसान अपना बजट बनाता है कि जैसे एक फैमिली जिसकी इनकम सपोज करो सैलरीड एम्प्लॉय है, कोई 50,000 रुपये उसकी मान लो सैलरी है महीने की, तो उसमें वो अपना अनुमान लगाता है कि भाई मेरी 50,000 रुपये मेरी सैलरी आएगी 1 महीने बाद, ठीक है, तो उसमें से मेरा इतना घर का खर्च हो जाएगा, इतना मेरे स्कूल की फीस चली जाएगी बच्चों की, मेरा खर्चा इतना होगा और मेरी सेविंग्स इतनी होंगी, या मेरी जो इनकम है वो 50,000 है और जो खर्चा है वो मेरा एक्सपेक्टेड 60,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये मुझे और कहीं से अरेंज करने हैं, तो मैं वो कर्ज उठाना पड़ेगा। जैसे भी बैंक से लूंगा, मैं कहाँ से लूंगा, क्या करूंगा, उसकी व्यवस्था वो करता है। ऐसे ही एक किसान है, जैसे वो फसल जब अपनी उगाता है तो सपोज करो कि 6 महीने में फसल आती है, तो वो फसल के सारे खर्चे करता है, फिर जब वो फसल बेच के आता है तो उसको फसल से पैसा मिलता है। ऐसे ही वो फसल सपोज करो उसकी 5 एकड़ की खेती है, मान लिए एक बार के लिए मान लेते हैं हम, और उसका जो एक्सपेक्टेड ये है कि फसल जो उसमें पैदा होगी वो 5 लाख रुपए की होगी, ठीक है जी। अब वो सारा वो बजट बनाएगा कि मेरा जो है 2 लाख रुपए तो फसल की कॉस्टिंग आ जाएगी, मेरी बीज खाद दवाई जो है वो सिंचाई की व्यवस्था मैं करूंगा वो लग जाएगा। फिर मेरे पास 3 लाख रुपए बचेंगे, उसमें मुझे मेरा घर का खर्च भी चलाना है, या फिर वो प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे मेरा भवन बनाना है या बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए अगर मेरे पास डिफिसिट होगा, कम होगा, तो मैं वो कहाँ से अरेंज करूंगा। तो सेम यही मतलब देश के ऊपर बिल्कुल सेम यही देश के ऊपर लागू होती है। हमारा जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय होता है, वित्त को पूरा नियंत्रण करने का, वित्त को पूरा मैनेज करने की जिम्मेवारी वित्त मंत्रालय की होती है, जहां हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय सारा काम करता है। बजट का भी विभाग वहीं से ऑपरेट होता है। वहां जैसे अब 1 फरवरी, हर साल का 1 फरवरी का दिन निश्चित किया हुआ है। इवन जैसे कल संडे था, संडे नॉन वर्किंग डे हॉलीडे होता है, लेकिन बजट का डे फिक्स है 1 तारीख को, 1 फरवरी को अगले साल का जो 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट होगा उसका जो है वो बजट सरकार पेश करती है देश के सामने कि हमारा जो पूरे देश का आने वाला जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 है जिसका बजट पेश किया गया है, उसमें हमारा पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। बिल्कुल मैं सरल भाषा का अगर उपयोग करते हुए आपको बताऊं तो बजट में सिर्फ ये बात डिटेल्ड मतलब होती है कि सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ, उसका सोर्स क्या होगा और सरकार उसको खर्च कैसे करेगी। तो अभी टोटल आमदनी जो मतलब है, मैं एक बार उस पर जानना चाहता हूँ। जी जी, जो जिसको जीडीपी बोलते हैं। जी जी जी, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा बता दीजिए। देखो मैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा टोटल जी जी आमदनी कितनी है और खर्च की, फिर उससे बात कर लेंगे। इसमें जीडीपी एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जीडीपी तो जैसे डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्शन जो होता है उसको जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। हाँ जी, उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर से कितना प्रोडक्शन हुआ और हमारा सर्विस सेक्टर से कितना हुआ और हमारा इंडस्ट्री से कितना हुआ, वो जीडीपी होती है। जीडीपी अगर मैं आजकल आप बहुत सुनते होंगे कि हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर हो गए हैं, 5वें से 4थे पर आ गए हैं, है ना, इस तरीके से जो हम सुनते हैं वो जीडीपी उसका पैरामीटर होती है
कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम 4 हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। वो जो पैरामीटर होता है वो जीडीपी होता है। बजट तो हमारा ना जो कुल प्राप्तियां हैं और कुल खर्चे हैं, पैसा कहाँ से आया, कितना कितना किस सोर्स से आया और किस किस सोर्स में कितना कितना गया, वो हमारा बजट होता है। जैसे अब भारत का जो बजट है, भारत का बजट 53,47,315 करोड़ रुपए का कल जो टोटल बजट मैडम वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है, वो टोटल जो हमारा 53,47,43,315 रुपए का बजट है। अब इस बजट में 53 लाख करोड़ 53 लाख करोड़, यस 53 लाख करोड़, हाँ जी, हाँ जी। 53.47, ठीक है, इतने लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। अब इसमें बेसिकली जो 2-3 चीजें हैं, इससे हम ये समझेंगे बजट में, देखो 2 चीजें होती हैं। जो पार्लियामेंट में बजट जो पेश किया जाता है वो होती है बजट स्पीच, वो एक बजट का सारांश होता है, ठीक है। उसमें तो देखो मैं अब उस बात पे जाऊंगा तो बहुत सी पॉलिटिकल चीजें भी होती हैं, इलेक्शन से मोटिवेटेड भी होती हैं। कई बार आप देखते हो कि विपक्षी आरोप भी लगाता है कि भाई मतलब जिस स्टेट में इलेक्शन है वहां को ज्यादा दे दिया गया है। लास्ट जब बजट आया था तो उसमें यह था कि भाई बिहार को ज्यादा दे दिया गया है, आंध्र प्रदेश को ज्यादा दे दिया गया है, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन जो बेसिकली जो मेन जो कोर बजट जो होता है ना, वो पब्लिक के सामने नहीं आ पाता, पब्लिक उस चीज को नहीं समझ पाती। वो जो स्पीच होती है, उस स्पीच को सब लोग एनालाइज करने लग जाते हैं, लेकिन वो स्पीच जिस चीज पे बेस्ड है, जिन आंकड़ों पे वो बेस्ड है, मतलब उस पे चर्चा कभी होती है? उस पे चर्चा बहुत ही कम होती है। आम आदमी उन आंकड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आज हम उस पे चर्चा करना चाहें, मान लो जी, वीडियो लंबा बन जाएगा, कोई समस्या नहीं जी, लेकिन उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे कि टोटल बजट और टोटल आमदनी और बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ जाएगा। जी जी बिल्कुल। अब जैसे ये जो हमारा बजट है ना, भारत सरकार की वेबसाइट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वहां पे पूरी डिटेल अवेलेबल होती है। ये मैडम की जो है स्पीच की कॉपी है। इसमें जो मैडम ने कल पार्लियामेंट में जो स्पीच पढ़ी है, जो स्पीच पेश की है, 61 पेजेस की है, ठीक है। तो अब मैं इस बिंदु पे आता हूं कि भाई बजट में भारत सरकार के पास पहले पैसा आता कहां से, आमदनी का सोर्स क्या है सरकार का। जैसे किसान के लिए आमदनी का सोर्स उसकी फसल है, जमीन है, जमीन से वो फसल उगाता है, ठीक है जी, फसल बेच के उसको पैसा मिलता है। ऐसे ही जो सरकार का जो मुख्य आमदनी का जो सोर्स है वो होता है टैक्सेस, जो लोगों के ऊपर टैक्स लगते हैं, इनकम टैक्स। और 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, और जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक्साइज, कस्टम, जो भी वो सारे बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है जी। तो ये भारत सरकार की आय का मुख्य साधन जो होता है वो टैक्सेस होता है। टैक्सेस से जो अब जो सरकार ने अनुमान लगाया है कि अगले साल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27 होगा, उसमें जो टोटल 53,47,315 करोड़ रुपए है वो कहां से आएंगे। तो उसमें से सरकार ने ये बताया कि हमारे पास जो टैक्सेशन से जो पैसा आएगा वो 35 लाख करोड़ रुपए होगा। जो टैक्स से जो पैसा आएगा, जो रेवेन्यू आएगा। अब इसके अलावा जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, उसके लिए अगर कमी पड़ती है तो लोन लिया जाएगा उसमें, ठीक है जी। एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है। तो 35 लाख करोड़ रुपए में 28 लाख करोड़ रुपए तो हमारा डायरेक्ट जो मतलब सीधा सीधा जो टैक्स से आएगा, जो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को मिला करके। फिर कुछ होती है सरकार की ना कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में ये होता है कि भाई मान लो सरकार ने किसी को लोन दे रखा है, लोन से पैसा आएगा, ठीक है जी। सरकार की कोई अदर रिसिप्ट, छोटी मोटी अदर रिसिप्ट्स होती हैं, अदर सोर्सेज होते हैं सरकार के, वहां से पैसा आता है। फिर जो डेफिसिट बच जाता है, बेसिकली बात ये है, जो एक बैलेंस शीट को जब हम डिस्कस करते हैं, जनरल एक बिजनेसमैन देखता है कि भाई उसके ऊपर कर्जा कितना है और उसकी संपत्तियां कितनी है, ठीक है, और उसको जो है ना कर्ज को चुकाने के लिए कितना कर्ज लेना पड़ रहा है। ये काफी डिटेल्ड टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। तो अब जो कल का जो बजट था उसमें जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो 35,33,150 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 28,66,922 करोड़ रुपए हैं वो टैक्सेस से आएंगी। और जो बाकी जो बच गया वो कहां से आएगा। अब क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई लगभग 18 लाख करोड़ रुपए बच गया, दिस अ वेरी ह्यूज अमाउंट। 53 में से 18 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा। तो सरकार ने इसमें कहा है कि 16,95,768 करोड़ रुपए का हम ना लोन लेंगे,
हम बोरोइंग लेंगे, हम बाहर से पैसा लेंगे। मतलब लोन किससे लेंगे? ये लोन किससे लेंगे? लोन के लिए सरकार के पास काफी सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से भी लेते हैं, विदेशी लोन भी होते हैं, देश के आंतरिक लोन भी होते हैं, इंटरनल लोन्स इन द कंट्रीज जो लोन होते हैं, उसमें सरकार ना सिक्योरिटीज, आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि भाई भारत सरकार की प्रतिभूतियां सिक्योरिटी सेल होती हैं, तो उस तरीके से ना पैसा जनरेट होता है। जैसे ये इंप्लॉइज का ESI PF का पैसा होता है, वो भी सरकार के पास जमा होता है, वो भी एज ए लोन जमा होता है। ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं वो लोन के। अब इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई हमारा जो टोटल 53 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए तो हमें लोन लेना पड़ेगा। मतलब वो हमें उसका जो सोर्स है वो लोन का है। अब इसमें ये तो हो गई हमारी आमदनी का मोटा मोटा। अब ये कि इस पैसे का हमारा खर्चा कहाँ पे होगा, इसमें जो देखने वाली चीज है, बेसिकली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, दो चीजें हैं जो बेसिकली एक आम आदमी को, एक भारतीय को पता होनी चाहिए। इस 53 लाख करोड़ रुपए में से सरकार ना 14,03,972 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में देगी। मतलब जो कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज चुकाएगी। और जो पहले कर्ज लिया हुआ है उसमें 17 लाख करोड़ रुपए और कर्ज ले लेगी सरकार देश को चलाने के लिए। 17 लाख करोड़ और कर्ज लेगी और उसमें से 14 लाख करोड़ ब्याज का दे देगी। 14,03,972 करोड़ रुपए। ये जो मोटा मोटा जो हमारी टोटल जो रिसिप्ट है ना, उसका 26% बैठता है। अब जो टोटल देश की जो आमदनी है उस लोन को मिलाकर के जो पैसा आएगा, सीधा सीधा 4th हिस्सा, उसका लगभग 4th हिस्सा, यस 1/4 जो पार्ट है वो जो है लोन का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। ठीक है जी। ये एक चीज जो है हमारी अर्थव्यवस्था की हालात को मतलब हमें समझना चाहिए, एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि भाई मैं इसको फिर उस चीज से जोड़ता हूं। लेकिन अपने एक कहावत है कि कर्ज लेके कभी भी कर्ज उतारा नहीं जा सकता, वो चढ़ता जाएगा। यस। और देश की भी हालात ये बनते जा रहे हैं कि कर्ज ना चढ़ता जा रहा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारा जो, अच्छा अब इसमें मैं एक आंकड़ा और आपके सामने, एक बिंदु पे एक आंकड़ा और रखूंगा कि अब जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है कि नेक्स्ट ईयर में सरकार ने जीडीपी का भी अनुमान दिए कि देश में सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा, तो उसमें जो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो दिया है कि 3,93,000 करोड़ रुपए, 3,93,000 करोड़ रुपए, 393 लाख करोड़ रुपए, 393 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो है ना सकल घरेलू उत्पाद होगा। ठीक है जी। अब हर चीज को जो है ना सकल घरेलू उत्पाद से सरकार जोड़ करके देखती है, उसकी परसेंटेज निकालती है कि उसकी परसेंटेज में हमारा खर्चा कितना है, उसकी परसेंटेज में हमारा राजकोषीय घाटा कितना है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भी जो ये जो 17 लाख करोड़ रुपए है, 16,95,768 करोड़ रुपए जो है ये लोन लेगी, ये हमारा घाटा है। सरकार की आमदनी तो 35 लाख करोड़ रुपए है और खर्चा 53 लाख करोड़ रुपए है। तो जो ये बैलेंस बच गया वो सरकार लोन लेगी, वो लोन ले लेगी। अब जीडीपी बार बार हम ये सुनते हैं कि भाई हम जीडीपी हमारी इतनी बढ़ गई, जीडीपी इतनी बढ़ गई। अब इसमें भी ना एक नंबर गेम है, ये मैडम की स्पीच है, इसमें जो है जीडीपी टू डेट होता है लोन, भाई जीडीपी के कितने % लोन है हमारे ऊपर। तो इसमें जो कल जो मैडम ने अपना जो प्रस्तुत किया है, स्पीच दी है, उसमें ना पैरा नंबर 93 है। हाँ जी। पैरा नंबर 93 में मैडम ने कहा है कि इन लाइन विद दिस द डेब्ट टू जीडीपी, जीडीपी के मुकाबले में लोन रेशो इज एस्टिमेटेड टू 55.6% ऑफ द जीडीपी। मतलब जो हमारी टोटल जीडीपी है उसका लगभग 56% जो है हमारे ऊपर कर्ज है। यस। तो मतलब जो जितना हम वो कर रहे हैं और इसको घटा करके 56.1% से सरकार ने टारगेट रखा है कि वो 55.6% कर देंगे, यानी कि आधा % उसको जो है ना सरकार ने कम करने का टारगेट रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और 30-31 तक, फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक इसको सरकार 50% तक लेके आना चाहती है, 1% कम, ±1% इसमें उन्होंने बताया है। तो मतलब अब इस चीज से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो इनकम होती है उसका कितना जो सोर्स है वो हमारा ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक मैं बहुत बड़ा बोझ मानता हूँ। मैं एक और देख रहा हूँ कि बीच में कई बार सरकार कहती है कि विनिवेश मंत्रालय एक बार खोला था कि सरकार की जो संपत्तियां हैं, जैसे सरकारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी,
या एयरपोर्ट है, उनको भी कई बार बेचने का काम सरकार। उसमें ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है। इसमें जो है ना, ये जो डिटेल है, सोर्स ऑफ राजकोषीय घाटा, जो हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है, उस घाटे को कवर करने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि भी वो जो लोन लेती है। अब इसमें ना एक ये पॉइंट है, ये जो बजट एट ग्लांस जो है उसमें पेज नंबर 4 पे है कि नकद शेष से आहरण द्वारा कमी, ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंसेस। अब भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश पड़ा है, उस कैश को भी यूज कर लेती है सरकार। ये भी कर देती है। ये भी एक, मैं अर्थव्यवस्था की अगर हालात को देखें तो ये भी कोई एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारा जो कैश का रिजर्व पड़ा हुआ है, जो हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या उस तरीके से जब देश को उसको भी निकाल लेती है। और ये जो चलन में जो चीज आई है, ये बहुत पुराने टाइम से नहीं है, ये अभी ये कुछ समय पहले ही ये सरकार, हाँ ये ना कुछ समय पहले चलन शुरू हुआ है। तो अब की बार जो बजट दिया है सरकार ने, उसमें उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के पास जो पैसा है, पहले ऐसा होता था पिछली सरकारों में कि इमरजेंसी ही होगी ना, जी जी जी, उसी दौर में, कोई युद्ध के दौर में या कोई दूसरा आपातकालीन हालात बन गए तो ही इसको निकालेंगे। जी, तो घाटा पूरा करने के लिए निकालने लग गई। जी जी जी, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो अर्थव्यवस्था के लिए मुझे पॉजिटिव नजर नहीं आती। एक चीज और जो ये बजट आया है, इसमें जो मतलब मैं कंपैरेटिवली एनालिसिस कर रहा था, पिछले जो साल बजट आया था और इस साल जो बजट आया था, और जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एक्चुअल फिगर्स इसमें हैं, इसमें सरकार ने ये कहा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटे का सोर्स हमारा फाइनेंस का क्या होगा। तो इसमें ना पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 1 का सब पॉइंट नंबर 5 है। उसमें सरकार ये कहती है कि अदर रिसिप्ट्स, इंटरनल डेब्ट्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अन्य प्राप्तियां, आंतरिक ऋण निधि और लोक लेखा, ये पैसा होता है। जैसे सरकार के पास किसान विकास पत्र है, जो लोगों की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है ना, जो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की कस्टडी में है, गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है। अब जैसे मान लो मैंने अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करा दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मैंने ले लिया, ऐसा तो वो मेरा है लेकिन वो सरकार के पास गया हुआ है, सरकार की कस्टडी में है वो मेरा पैसा। ठीक है जी, सरकार एज ए कस्टोडियन उस पब्लिक डिपॉजिट्स को रखती है। तो अब जो ये 24-25 की जो एक्चुअल फिगर्स हैं, उसमें 1,78,692 करोड़ रुपए सरकार ने वो यूज किया, उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि ये फिगर ना हमारी 45,801 करोड़ रुपए जो है ना कम हो जाएगी। मतलब 1,78 में मैं 45 जोड़ दूं, हाँ जी, तो मुझे तो इसका सोर्स ही समझ में नहीं आया कि वो इतना पैसा सरकार के पास कैसे आ जाएगा। भाई पहले तो मैंने आपसे लोन ले रखा है 1,78,692 करोड़ रुपए का, और अब कह रहे हैं कि मैं आपको 45,800 करोड़ रुपए का लोन दे दूंगा। उल्टा हो गया ना भाई, 1,78 तो मैं आपका पूरा वो वाला दे दूंगा और 45,800 एक और दे दूंगा मैं। ये कहां से, ये नेगेटिव फिगर है, ये मैं समझने में मैं अभी तक असमर्थ हूं, मैं इसको और एनालाइज कर रहा हूं। बट मुझे ये बड़ा अचंभित सा कर रहा है कि ये जो नेगेटिव फिगर है, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हम इसका जो आपसे हमने पहले लोन लिया हुआ है, जो पब्लिक डिपॉजिट सरकार के पास हमारे रखे हुए हैं, सारे तो सरकार वो चुका देगी और पब्लिक को 45,800 करोड़ रुपए और दे देगी अपने आप में। मतलब ये अपने आप में मुझे एक बड़ा मतलब ये पॉइंट मैं अभी तक समझने में, मैं इसको और एनालाइज कर रहा हूँ, मैं इसको समझने में मेरे को बड़ा अजीब लगा ये देख करके कि भाई ये पैसा मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बैलेंस हो पाएगा। तो सर मतलब ना देखो, ये बजट का एक मामला है जी, और बजट में सरकार करती भी ये है कि पिछली बार का भी वो जोड़ के दिखा देती। नरेगा में हम देखते थे, नरेगा में पिछली बार मनरेगा में 85,000 करोड़ का बजट उन्होंने दिया। 85 में से ना पिछली साल का जो था जी, जो देनदारी बची हुई थी जी, उसको भी जोड़ दिया जैसे जी, और वो खर्च भी नहीं हुआ वो अपना बजट। तो मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक बहुत अच्छा बजट पेश करने की कोशिश सरकार करती है, भाषण में करती है, आपने अभी शुरुआत की कि भाषण अलग होता है और बजट के आंकड़े अलग होते हैं जी, बिल्कुल। तो उस आंकड़ों के अनुसार इस बजट को जनता की जो सुविधाएं देने की है, जैसे हमारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीने के पानी का प्रबंध है, या किसान की खेती के लिए कोई है, मजदूरों के लिए कोई बजट है, उस पे आप कैसे देखते हैं इस बजट को कि
अच्छा है या बुरा है, उनके लिए क्या कुछ नया है जी 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 आम जनता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए? जी। मैं इसमें ना जब से बजट में पढ़ रहा हूँ तो मैं इसमें ना पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रही। कि मुझे इस तरीके से मैं इस बजट को एनालाइज कर पाऊँ कि भाई एक मजबूत अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं, मजबूत अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें हमारा ना आधारभूत ढांचा अर्थव्यवस्था का मजबूत हो, कि हर आदमी को, जो एक भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में हर आदमी के हाथ में पैसा हो, कोई बेरोजगार का जो परसेंटेज है वो हर साल दर साल कम होता जाए, लोगों की जेब में खर्चा करने के लिए पैसा हो, है ना। तो इस तरीके का कोई बजट जो सामाजिक, जो लोगों का ईज ऑफ लिविंग, जो सरकार जो बात करती है ईज ऑफ लिविंग की, तो वो चीजें हो इसमें, कि भाई लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत। जैसे बेसिकली मैं एक बात मानता हूँ उदय जी, कि जब तक किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी घर में, किसी भी देश में जो बच्चों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार और जो बुजुर्गों की सेहत, ये तीन चीजें जब तक मजबूत नहीं होंगी तो फिर देश मजबूत नहीं होगा, घर मजबूत नहीं होगा, गांव मजबूत नहीं होगा। तो इसमें जो चीजें मैं आपको, एक और इसमें जो बातें आपने सामाजिक उसकी बात करी है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स भी लगे, मैं उनका भी जिक्र करूंगा बिल्कुल, जो जहाँ पे सरकार ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी है। अब ये जो प्रमुख ना योजनाएं हैं सरकार की, कुछ मेजर स्कीम्स हैं, इस मेजर स्कीम्स में मैं आपको बताता हूँ 191 स्कीम्स का सरकार ने जिक्र किया है। हाँ जी, कि भाई 24-25 में हमने उन स्कीम्स पे एक्चुअल में कितना खर्चा किया, और 26-27 में हमने उसका एक्चुअल में बजट कितना रखा है, एस्टीमेट हमारा क्या है। इसमें अभी 25-26 का सिर्फ आपको बजट मिलेगा, एक्चुअल नहीं मिलेगा, क्योंकि 25-26 अभी खत्म नहीं हुआ, वो खत्म होने के बाद आएगा। तो ये इस तरीके से एनालाइज है। इसमें मैं मनरेगा पे भी आऊंगा, जो वी राम जी जो बात आपने करी है उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें देख रहा था कि जो हम पहले बड़े जोर शोर से सुनते थे, प्रधानमंत्री जी ने बड़े शिद्दत से बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी, उन स्कीम्स में बजट कम हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का जो बजट है एक्चुअल में, इसमें स्वच्छ भारत मिशन पिछले साल का जो बजट था, ये मद नंबर जो है ना इसमें 22 पे रखा है इन्होंने। 22 में जो भारत सरकार ने बजट दिया था वो 5,000 करोड़ रुपए का दिया था। 5,000 करोड़ रुपए स्वच्छता अभियान के लिए स्पेयर किया था, बजट दिया था एस्टिमेटेड। और इस साल उसको घटा करके 2,500 यानी कि 2,500 यानी कि 50% कम कर 50% पे लिया है, 50% पे लिया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, जब प्रधानमंत्री जी का जो पहला जो था चुनाव था, पहला टर्म था 14 से जो 19 का जो टर्म था, उसमें ये स्कीम बहुत अच्छे से चली थी और इससे बहुत से लोगों को फायदा भी हुआ था। उन्होंने कहा कि हर गरीब को आवास मिले। उन्होंने एक टारगेट भी दिया था कि 2022 तक हर व्यक्ति के ऊपर छत होगी, सिर पे छत होगी, हर सर पे छत होगी, प्रधानमंत्री देंगे। ये हाँ जी। तो ये PMAY अर्बन जो स्कीम है, ये मद नंबर 19 है यहाँ पर। जो पिछले साल इसका बजट था वो 19,794 करोड़ रुपए था, अब की बार घटा करके 18,625 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। मतलब जबकि महंगाई के अनुसार सामान महंगा हुआ है, मकान बनाना महंगा हुआ, तो बजट बढ़ाना चाहिए था जी, महंगाई कम कर दिया गया जी। दोनों एंगल से हमारी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज भी बढ़ रही हैं, और महंगाई भी बढ़ रही है। मतलब पहले तो हमारी नंबर ऑफ हाउसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, दूसरा फिर जो हाउस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी लागत भी बढ़ रही है। ठीक है, बजट तो बढ़ना चाहिए था, और उसके विपरीत इसमें बजट जो है ना वो कम कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, उसमें पिछले साल 3,500 करोड़ रुपए थे, उसको घटा के 3,000 करोड़ रुपए कर दिया। तो मतलब कम करते जा रहे हैं, ये कम करते जा रहे हैं। और ये वो योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने बड़े वादे किए थे। यस, बड़े उन वादों के दम पे कहीं ना कहीं गरीब लोगों को वोट लिया था कि हर व्यक्ति को छत मिलेगी। जो रोटी कपड़ा और मकान तो बड़ी मांग रही है। और ये जो है ना एक बहुत ही मतलब जरूरत की चीज, आम आदमी की बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक ये योजना है अमृत योजना का आप बहुत बार जिक्र सुनते हैं, अटल मिशन फॉर
रिजुवेनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, इसका पिछले साल 10,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसको ना 20% कम करके 8,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जो है ना एक्चुअल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो हम कृषि की बात करते हैं, किसान को क्या चाहिए, खेती के करने के लिए पानी को सिंचाई उसकी सबसे प्राथमिक जरूरत है। प्राथमिक जरूरत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट पिछले साल 8260 करोड़ रुपए था, अब की बार घटा करके उसको 6587 करोड़ रुपए कर दिया गया है ना जी। इसी तरीके से नदियों को आपस में जोड़ना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इसका बजट 2400 करोड़ रुपए था, उसको घटा के 1906 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस तरीके से ना बहुत सारी मतलब बजट जो वो घटाया गया। एक लगातार एक आंदोलन रहा किसानों का, खासकर बीमा को लेकर। जी जी जी, इसके ऊपर भी कुछ सरकार ने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने फसल बीमा योजना का किया है। फसल बीमा योजना के लिए इसमें जो है ना मैं आपको देख रहा हूँ, उसमें ये 46 नंबर जो है मेजर सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम्स हैं, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें जो पिछले साल जो सरकार का बजट था वो 42,242 करोड़ रुपए था, सॉरी 12,242 करोड़ रुपए, अब की बार घटा के उसको 12,200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब उसको भी कम किया गया, उसको बल्कि मेंटेन भी ना करते हुए उसमें से भी जो है ना बजट कम कर दिया गया है। तो इस तरीके से ना बहुत सारी जो ऐसी जो स्कीम्स हैं। अच्छा, किसानों को लेकर के मैं एक और इसमें बात करना चाहूंगा, जैसे यूरिया जो खाद आती है उस पर सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, सब्सिडाइज रेट पे जो यूरिया का जो बैग है वो मिलता है। तो जो पिछले बजट में जो उसका सरकार ने प्रावधान किया था वो 1,18,900 करोड़ रुपए का किया था सब्सिडी का, अब की बार उसको घटा करके 1,16,805 करोड़ रुपए कर दिया है, उसमें भी सरकार ने कटौती कर ली है। अच्छा, इसमें उदय जी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारी जो जीडीपी है जो आपने पहले जिक्र किया, जीडीपी के हमारे 3 भाग हैं बेसिकली। तो उसमें जो एग्री सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, भारत की लगभग 46 से 47% जो पब्लिक है, भारत की जनता है, वो कृषि पे निर्भर है। और कृषि का ही बजट इसमें जो है ना कम करते जा रही है। डायरेक्ट जो सरकार किसान की जो योजनाएं हैं, जिससे डायरेक्ट योजनाओं से जो किसान को बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे सिंचाई को लेकर के है, खाद को लेकर के है, यूरिया को लेकर के है, तो ये जो चीजें हैं ये जो है ना। अच्छा, एक आप रोजगार की बात करें तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम बड़े जोर शोर से लॉन्च की गई थी, है ना। पीएम इंटर्नशिप का बजट पिछला जो बजट था उसमें 10,831 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था कि भाई युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चलाया जाएगा। वो घटा करके 4788 यानी कि 4788 करोड़ रुपए कर दिया गया है, वो आधे से भी कम कर दिया गया है, 50% से भी कम कर। मैं एक जानना चाहता हूँ, बजट में एक मुख्य है शिक्षा और स्वास्थ्य जी, 2 ऐसे बजट हैं, क्योंकि एक लंबी मांग रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा भी चाहिए और बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य भी चाहिए जी, और जिस तरीके से हमारे सरकारी हॉस्पिटल का और सरकारी स्कूलों का या कॉलेजेस का जो ढांचा चरमरा रहा धीरे-धीरे जी, उसके ऊपर क्या इन्होंने कितना रखा है? इसमें एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हो भी, हमारे देश में जैसे डॉक्टर की मांग होती थी, जीडीपी का हिस्सा कितना हिस्सा शिक्षा पे, कितना स्वास्थ्य पे, तो वो एक बार जानना चाहता हूँ, कितना इन्होंने जी कम किया है, ज्यादा किया है? जैसे सरकार ने ना एक बात बोली है कि हम ना 20,000 नए प्रोफेशनल्स, ऐसा कुछ है, वो नंबर एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, इतने नए प्रोफेशनल्स हम देश के लिए देश में पैदा करेंगे। तो अब उसमें जो है ना, इसमें जो मेडिकल जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बजट लगना चाहिए, वो बजट मैं कहीं पढ़ रहा था, इसमें वो बजट सरकार ने बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड जो है उसकी मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, वो कम कर दिया है। और जबकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भाषण जब आप सुनते हैं किसी भी नेता का जो सरकार में है जी, जैसे अभी मैं सुन रहा था 80 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए थे और वो केंद्रीय मंत्री भी, वो कह रहे हैं 80 में हम वो खोल लेंगे, एक मेडिकल कॉलेज खोल लेंगे। जी जी जी, जी। वो मेडिकल कॉलेज कहाँ से खुलेगा जब बजट आप कम कर रहे हो? जी, अब इसमें ये जब आपने उसकी बात करी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, हाँ जी, जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम थी, ये प्रधानमंत्री अभी भी है इनफैक्ट, उसका पिछले साल 2200 करोड़ रुपए का बजट था, उसको घटा करके 2005 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो कहीं बढ़ाया भी इन्होंने, मतलब बढ़ाने की चीजें अब उस पहलू पे बात करते हैं, कहाँ बढ़ाया है? क्योंकि ये जिन पे घटाने की जो बात हुई है, ये देश के 70 से 80% लोगों को प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित, और उनमें ये घटाते जा रहे हैं, तो बढ़ाया कहाँ पे है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे एक चीज और मैं बीच में बोलना चाहूंगा
कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जो इसके एलपीजी और ये आई थिंक ये जो पहले शायद एक उज्ज्वला योजना स्कीम थी, और उससे लिंक सब्सिडी जो हमें मिलती है, यस 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 यस, तो उसमें जो सब्सिडी का ये जो है ना, इन्होंने मद नंबर जो है 147 है, इसमें पिछले साल भी 1500 करोड़ रुपए था, अब की बार भी 1500 करोड़ रुपए, तो इसमें भी कोई मतलब सब्सिडीज तो देखने गैस सिलेंडर पे जो मिलती है एलपीजी पे वो कम करते ही जा रहे हैं। जी जी, पता नहीं चलता, कभी 20 रुपए आते हैं, कभी 50 रुपए आते हैं, फिर अगली बार कहता 15 रुपए आते हैं वापिस सब्सिडी के तौर पे। जी। अच्छा, इसमें जो आप बढ़ाने की बात कर रहे थे, इसमें मुझे थोड़ा सा जो दिख रहा था वो एक तो रेलवे का जो लग रहा है, रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने काफी डिटेल्ड प्रावधान इसमें रखे हैं, परंतु इसमें मेरा एक सुझाव है, अगर आपके माध्यम से अगर कहीं भी ये सुझाव अगर पहुंच जाए, तो उसमें जो रेलवे में जो कस्टमर एमिनिटीज का जो बजट है, हाँ जी, भी जैसे रेलवे का जो बजट होता है वो अलग अलग तरीके से सरकार उसमें से डिवाइड कर देती है। पहले तो रेलवे का बजट ही अलग आता, रेलवे का अलग ही बजट होता था, लेकिन अब इसमें इसी में जो है ना, इसी में आता है। तो इसमें ना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ाने के लिए है, वो सब चीजें कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि सरकार ने करी है। लेकिन इसमें जो कस्टमर एमिनिटीज का जो है ना, यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो कस्टमर एमिनिटीज पे जो खर्चा होना चाहिए, उसमें सरकार कोताही कर रही है, और उसको जो है ना सरकार ने पिछले के मुकाबले जो है ना कुछ कम कर दिया है। मतलब जहां मुख्य मतलब फिर वही बात आ गई कि जनता को जहां फायदा होना है, जनता को वहां फिर भी कम कर रही है, और जहां कारपोरेट को कहीं मैं देख रहा हूँ कि कारपोरेट को अगर कोई फायदा होता है कि बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, वो मालगाड़ी चले, और उनके लिए काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ है। देखो, ये जो भी सरकार सत्ता में रहती है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी देश में हो, किसी स्टेट में हो, उनका अपना अपनी एक आइडियोलॉजी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। कि कुछ आइडियोलॉजी समाजवाद की तरफ होती है, कुछ आइडियोलॉजी पूंजीवाद की तरफ होती है, ठीक है ना। तो बजट से हम इस तरीके से मैं सीधा सीधा सरकार को आरोपित करूं तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे लिए वो नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल इसको कहते हैं कि एक बैलेंस्ड बजट है, वो नहीं है किसी भी तरीके से। मतलब जन कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद में था, कि पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लेके आज, जिसमें जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मतलब लोगों की मूलभूत जो जरूरतें हैं वो राज्य पूरी करेगा, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा कि हाथ खींच रहा। यस, इसमें ऐसा होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है ना। अब जैसे ठीक है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उससे पब्लिक को ही बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, परंतु कस्टमर जब रेल में बैठा है कोई, अब उसके खाना कैसा आ रहा है, उसकी सुरक्षा कैसी है, उसको टिकट कितनी जल्दी मिल पाती है, उसके हालात तो मैं पवन जी लगातार देख रहा हूँ कि मैं आज से 2014 से पहले जी मैं देख रहा था कि जब बुकिंग करते थे, खासकर मतलब गाड़ियों की, तो बुकिंग जब करते थे, आरक्षित जो सीट होती थी स्लीपर में बाहर का बंदा नहीं बैठता था। अब हालात ये हो गए कि स्लीपर में जब आप टिकट बुक करते हो तो आपको पता नहीं लगेगा स्लीपर में बैठे हो कि साधारण डब्बे में बैठे हो जी, कि साधारण डब्बे वाले लोग स्लीपर में बैठे थे, कोई उतारने वाला नहीं होता। कि हालात ये बन गई है कि यात्री बढ़ गए हैं, लेकिन रेलवे का जो सिस्टम बढ़ना चाहिए था वो कहीं ना कहीं चरमरा रहा धीरे धीरे। नई रेल्स का जैसे अब इसमें आपको एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि एक ना प्रधानमंत्री जी का वो है गंगा मिशन करके है, नेशनल गंगा प्लान। हाँ जी, हाँ जी, नेशनल गंगा प्लान, उसका पिछले साल जो बजट था वो 3400 करोड़ रुपए का था, उसको घटा करके भी 3100 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। गंगा सफाई का जो इन्होंने नेशनल गंगा प्लान जो है, हाँ, बड़ा आंदोलन रहा है, और इन्होंने कहा था कि गंगा साफ होनी चाहिए, इस नाम पे वोट लेके भी ये लोग। और प्रधानमंत्री जी जब वाराणसी गए थे तो उन्होंने पहले ये कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो वो चीजें मुझे इसमें कहीं चरितार्थ होती हुई नजर नहीं आ रही हैं कि जो बेसिक जो जितनी बड़ी योजनाएं जितने जोर शोर से गाई जाती हैं, उनका बजट कम होना अपने आप में समाज के इसको सरकार मतलब जन कल्याणकारी राज्य से कहीं ना कहीं ये पीछे हट रही हैं, ये बोला जा सकता, धीरे धीरे पीछे हटने की। अच्छा, एक पोल्यूशन आज के टाइम पे बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है। मतलब पोल्यूशन क्या है, बड़ा मुद्दा कि दिल्ली को गैस चैम्बर बोल दिया गया था। यस, इसमें पोल्यूशन के रिगार्डिंग आंकड़ा आया हुआ था कि सरकार ने पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मतलब प्रदूषण नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन पे एक्चुअल में खर्चा कितना किया। तो
यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, आपको बड़ी हैरानी होगी जब हमारे देश का जो, खासकर मैं अगर उत्तर भारत के राज्यों की बात करूं, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर और दिसंबर के महीनों में जहां AQI जो है वो 450-500 तक भी चला गया था दिल्ली में, एक्सट्रीम लेवल तक जो एक चला गया था, जो है ना बड़ी खराब हालात थी उसमें। तो इसमें जो ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें मद नंबर 103 पे ये लिखा हुआ है कि सरकार का एक्चुअल एक्सपेंडिचर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार का सिर्फ 16 करोड़ रुपए था। सिर्फ 16 करोड़ पूरे 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, यस मतलब पूरे देश के लिए एक्चुअल फिगर दी गई है 24-25 की 16 करोड़ रुपए का। तो इसमें कोई बढ़ोतरी की है? इसमें ये एक्चुअल खर्चा था 24-25 का, ठीक है जी। 25-26 का आंकड़ा अभी एक्चुअल हमारे पास नहीं है, वो 31 मार्च के बाद आएगा। सरकार ने इसका स्टार्टिंग में पिछला जो बजट आया था वो 854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, 16 करोड़ से बढ़ा के 16 करोड़ रुपए तो एक्चुअल खर्चा था। लेकिन जब पिछला जो बजट आया, जो 25-26 के लिए बजट आया, उसमें 854 करोड़ रुपए सरकार ने इसका खर्चा अलग कर दिया था। फिर रिवाइज एस्टिमेट आया सरकार का, उसमें उन्होंने 1300 करोड़ रुपए कर दिया रिवाइज्ड में। अब उसमें से एक्चुअल कितना खर्च हुआ वो हमें अप्रैल या मई में जाके पता लगेगा, जो जब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब की बार जो इसमें सरकार ने प्रावधान किया वो 1091 करोड़ रुपए का किया है। तो ये चीजें हैं जो भी साफ हवा लोगों को मिले, साफ पानी लोगों को मिले, किसानों को बुनियादी सुविधाएं मिले, उन चीजों को अगर मैं मद्देनजर रख के इस बजट को एनालाइज करूं तो मित्तल जी, मैं यहाँ एक बात और मतलब कहना चाहूंगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि अभी इंदौर में गंदा पानी पीने से 20 के आसपास लोगों की मौत हो गई। और मैं जहां हम इस हाल में बैठे हैं, जहां हमने कई रिपोर्ट्स की है कि गंदा सीवरेज का पानी जिसमें केमिकल मिले हुए हैं, जिसमें खेतों का पानी मिला हुआ, वो पानी सारा नहर में डाला गया। और वो 5 यहाँ विधानसभाएं हैं, पूरा हिसार शहर है, सब उसमें गया है, लोग पी रहे हैं जी। अब वो कब धीरे धीरे कितने बाद कोई बीमारियां मिलेगी, कोई आंकड़ा होगा, ऐसे सरकार कोई सर्विस करती नहीं। तो हालात ये बनी कि लोग भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पॉल्यूशन वाले मामले पे उस तरीके से जागरूक नहीं है कि सरकारों से सवाल पूछे। और क्योंकि 450-500 जब वो आंकड़ा चला गया था पॉल्यूशन का, तो बहुत देशों में तो आपातकाल लग जाते हैं, यस, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। जी जी जी, ये एक बहुत बड़ी जो है पोल्यूशन जो है ना, इसका पीछे भी जो प्रधानमंत्री जब भी किसी सम्मेलन में गए थे तो वहाँ भी ये रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये वहाँ पे मंच पे बात रखी गई है कि भारत की उन्नति में, जिसमें आर्थिक उन्नति भी शामिल है, भारत की उन्नति में पोल्यूशन और करप्शन जो है वो ये बहुत बड़े बैरियर साबित हो रहे हैं। तो इसमें बाकी अब कुछ चीजें, जैसे आप जो पहले कह रहे थे कि भाई अगर इसमें देखें तो और क्या चीजें जो नहीं, जैसे मैं कह रहा था कि जैसे मनरेगा को मैं पढ़ रहा था, अब तो चलो मनरेगा को खत्म ही कर दिया इन्होंने, कि मनरेगा में जैसे इन्होंने पीछे रखा 85 करोड़ रुपया, 85,000 करोड़ रुपया इन्होंने बजट में रखा। लेकिन जब उसका मूल्यांकन किया गया तो 40,000 करोड़ के आसपास तो पिछले साल का ही देना बाकी था। तो टोटल कितना बच गया, उसमें से कितना खर्च किया होगा। जैसे अभी भी मनरेगा खत्म जरूर कर दिया गया है, लेकिन 30,000 करोड़ अभी भी रखा है ताकि देनदारी दी जा सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक तो बढ़ाने की बजाय घटाया गया है, और क्या पीछे का भी उसमें कोई बैलेंस बचा हुआ मिलेगा? देखो, ये बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बजट एक एस्टिमेट होता है। अब उसमें से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें से सरकार एक्चुअल खर्च ही नहीं कर पाती। जैसे पोल्यूशन के लिए सरकार ने एक बजट रख दिया, सपोज कर लेते हैं अपन। अब वो जरूरी नहीं है कि वो उतना खर्च कर पाए। बहुत सी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें बजट से कम खर्च सरकार कर पाती है, है ना। तो मनरेगा की जो आप बात कर रहे थे, मनरेगा में जो इसमें मद नंबर 33 पे है, मनरेगा प्रोग्राम के लिए जो कंपोनेंट है, सरकार ने 26-27 में 30,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा है। और वी राम जी जो है वो एक सामाजिक स्कीम है, इसमें किसको कितना बेनिफिट होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये शायद 95,000 करोड़ के आसपास इसमें जो है ना, ये मेन चीज जो है वो डिपेंड करती है इम्प्लीमेंटेशन पे। मैं ये देख रहा था, सुन भी रहा था कल मैं न्यूज़पेपर में, कि जो सरकार का 125 दिन रोजगार देने का उसमें सरकार ने संकल्प लिया है। अगर वो पीछे देखे तो सरकार 50 दिन भी मतलब रोजगार पूरा नहीं दे पाई। लेकिन इसमें भी संकल्प है, गारंटी नहीं है जी। मतलब उसमें क्या था कि गारंटी थी,
मनरेगा के अंदर जी, 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 हर व्यक्ति को जो कोई काम मांगेगा उसको सरकार 100 दिन का काम देगी, गारंटी थी उसमें कि जी, वो मांग जी। सकता है। शायद इसमें राम जी ने ऐसा कुछ किया कि वो आप काम मांग नहीं सकते, सरकार के पास होगा तो देंगे, ये स्कीम है। देखो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उस स्कीम की बहुत ज्यादा इस टाइम पे मतलब वो नॉलेज नहीं है, मैं स्टडी नहीं किया मैंने, परंतु बजट में उसका आया है, मनरेगा के नाम पे 30,000 करोड़ रुपए स्पेयर किया है, और वी राम जी पे भी सरकार का ना लगभग 95,000 करोड़ 95,000 करोड़ रुपए के आसपास फिगर है वो सरकार ने। अब उसमें से कितने दिन सरकार रोजगार दे पाएगी, कितना सरकार उसमें से एक्चुअल खर्च कर पाएगी, पिछले कितने ड्यूज पेंडिंग है, ये स्कीम कितना मतलब उस पे जो है सिर्फ राम का नाम इसमें जोड़ दिया गया है ना, वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य की उसमें है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं देखूं तो इम्प्लीमेंटेशन इस गवर्नमेंट की ना नई नई स्कीमें आप अगर देखोगे तो बहुत आती हैं, इतने अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं। पुरानी वाली को आप धीरे धीरे बजट कम कर रहे हो, नई फिर ले आते हो। आप ये देखोगे बहुत सी जगह आपको ना इसमें जीरो दिखेगा, हाँ जी, इसमें जीरो दिखेगा। तो ये क्या होता है कि या तो वो स्कीम पिछले साल नहीं थी, अब की बार चालू कर दी गई है, फिर 2-3 साल बाद आप देखो कि उसका बजट कम कर दिया गया, उसके नाम पे नई स्कीम चालू कर दी गई है। इस तरह से जैसे ये जो अप्रेंटिस वाली स्कीम है रोजगार के लिए जो सरकार ने चलाई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, पिछले साल चलाई थी, अब की बार उसका बजट कम कर दिया, तो कैसे नया रोजगार जनरेट होगा। तो ऑल ओवर आखिरी टिप्पणी क्या है बजट को लेके? इसमें कुछ 2-3 चीजें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सरकार ने जो है ना एमएसएमई सेक्टर के लिए जैसे कह रही है सरकार की भी एमएसएमई के लिए हम जो है ना बजट को मतलब एमएसएमई के ऊपर मैडम ने कल कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का बजट हमने किया है। कुछ इसमें जो है ना कैपिटल लिंक स्कीम्स हैं सरकार की, जो नया बिजनेस करता है कोई भी एमएसएमई, तो उसके लिए ना सरकार जितना इक्विटी यानी कि कैपिटल, मान लो मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ उसमें मैं पैसा लगाऊंगा, उसका कुछ मुझे सब्सिडी के रूप में सरकार देती है, उसके लिए ये एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से जो है ना वो सब्सिडी आती है। ठीक है जी, तो वो प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है ना मीडियम और जो स्मॉल स्केल माइक्रो इंडस्ट्रीज है उनके लिए होता है। तो इसमें जैसे ना आपको मैं बताता हूँ इनकी एमएसएमई की ना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम करके एक स्कीम है, वो 2,000 करोड़ से घटा के 1,700 करोड़ रुपए कर दिया गया है बजट उसका, है ना। तो PMFME इसको बोलते हैं स्कीम को, इस स्कीम का बजट कम कर दिया गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भी एमएसएमई बिल्ड कैसे होगा, रोजगार बिल्ड कैसे होगा। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इनकम टैक्स और जो जीएसटी की बात हम करते हैं, जो पार्ट बी ऑफ द बजट होता है, उसमें क्या हुआ है, जैसे बेसिकली आजकल जो जीएसटी जो है, पहले वैट होता था, बाद में जीएसटी आ गई है। जीएसटी आने के बाद जीएसटी काउंसिल के पास मोस्टली सारे डिसीजंस हो जाते हैं, तो बजट में उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। फिर भी सरकार ने कुछ कंप्लायंसेस को कम करने के लिए, बिजनेसमैन की कुछ सुविधाओं के लिए कुछ कदम उठाए हैं जो ठीक हैं और अच्छे हैं मतलब के। और इसमें एक जो इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा मूव मुझे जो लगता है, 2 चीजें जो मुझे डिस्कस करनी है अपने को इस चीज के लिए जरूरी है। एक तो जो सरकार कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, वो पॉइंट मेरा वहां पे छूट गया था, मैं आपको बताता हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है उसमें सरकार ने 10% की बढ़ोतरी करी है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होगा, पहले वो 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, उसको 10% और बढ़ा करके वो 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास उसको सरकार ले गई है, जो कि एक अच्छा मूव है, मैं इसको एक अच्छा मूव मानता हूँ, है ना। और इसके अलावा जो ITR जो हम भरते हैं अपने क्लाइंट्स, जो एक आम भारतीय जो अपनी ITR के फॉर्म्स भरता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करी हैं। जैसे नया इनकम टैक्स एक्ट सरकार लेके आई है। ये जो अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये एक्ट काफी पुराना हो चुका है। हाँ जी, क्योंकि हर साल बजट में चेंजेस आते हैं, फिर नोटिफिकेशंस आते हैं, फिर वो चेंज होते होते क्या होता है कि वो काफी कमर्शियल हो गया है, वो मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई हैं उसमें, एक सेक्शन के सब सेक्शन क्लोज, वो ना काफी लंबा चला गया है। उसको टैक्स का स्ट्रक्चर सेम है, टैक्स की स्टडी को लैंग्वेज को आसान करने के लिए तो नया एक्ट लेके आई है सरकार। ठीक है, वो जो है एक्ट जो है 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। दूसरा कुछ ना, जैसे कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अगर डाटा सेंटर खोलती है,
डाटा सेंटर जैसे आपने अभी काफी पीछे चर्चाओं में ये चीज रही थी, डीपीडीपी एक्ट आया था, डाटा प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ जी। ठीक है, प्राइवेसी को लेकर के उसमें बहुत सारी डिबेट्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी चीजें देखने को भी मिली थी। तो उसके लिए सरकार ने क्या है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर के अपना डाटा सेंटर लगाती है और यहाँ से सर्विसेज देती है, क्लाउड सर्विसेज उनको बोलते हैं, तो उसमें 20 साल का टैक्स हॉलिडे उनको मिलेगा। 20 साल तक उनकी जो इनकम है वो कर मुक्त होगी। मतलब 20 साल तक उनको कोई टैक्स नहीं, 2047 तक उनको कोई कर नहीं देना है। तो ये इससे क्या है कि विदेशी कंपनियां, सरकार की मंशा ये है कि विदेशी कंपनियां यहाँ आए, अपना डाटा सेंटर लगाएं और जो है वो यहाँ से लोगों को, अब भारत में डाटा सेंटर्स नहीं है, जितना भी भारत का जो डाटा है, कंपनीज के जितने भी सर्वर्स हैं, डाटा है, वो सारा डाटा बाहर से होता है। लेकिन सरकार चाहती कि मतलब बाहर की कंपनी आए और यहाँ पर आकर के इसमें डाटा लगाए। एक दूसरा चीज, सरकार इसमें जो ग्रीन एनर्जी को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। सरकार की जो इंटेंशन है, सोलर के ऊपर भी, जो सोलर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर भी सरकार ने टैक्स कम किया है ना। कुछ जैसे एक जो आम आदमी को जो प्रभावित करने वाली चीज है, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मोटर व्हीकल एक्ट, उसकी ट्रिब्यूनल से कोई ऑर्डर आता है, उसको कोई कंपनसेशन मान लो मिलता है, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोर्ट में केस गया और वहां से कोर्ट ने कंपनसेशन दिया कर दिया, तो उस कंपनसेशन अमाउंट पे जो ब्याज की इनकम आती है, वो इनकम जो है ना टैक्स फ्री कर दी है सरकार ने, उसके ऊपर जो है ना। मैं दोबारा इसको समझना चाहूंगा सर, मतलब ये व्हीकल एक्ट वाला एक बार दोबारा बताता हूँ कि जैसे कोई भी गाड़ी किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना हो जाती है, हाँ, तो उसमें जो उसको कंपनसेशन जो मिलता है, जो कंपनसेशन कोर्ट के थ्रू उसको मिलता है, तो उसमें वो उसके लिए इनकम के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा। हाँ जी। मान लो किसी को इनकम 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मिल गया, 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उसका बैंक में चला गया, उसने एफडी करवा दिया जो भी है, या मतलब कंपनसेशन लेट आया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला, तो वो जो इंटरेस्ट का जो पोर्शन होगा ना वो टैक्स फ्री होगा, वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो ये एक मतलब उसमें क्योंकि राहत मतलब कहीं लगता है कि इसमें हो सकती है। बाकी छोटे छोटे मूव हैं, जैसे इनकम टैक्स को आसान करने के लिए इन्होंने जो है ना, जहां पहले 7 साल की सजा थी वहां 2 साल की कर दी है, जहां 2 साल की सजा थी प्रोसिक्यूशन और लिटिगेशन उसको कम करने के लिए, या तो उसको 0 कर दिया, 6 महीने की कर दी है। तो इस तरीके से ये कुछ मूव्स हैं जो बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं, उनके कंप्लायंस कॉस्ट को कम करेंगे। और जो आईटीआर की जो ड्यू डेट होती थी पहले, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तिथि होती थी, वो सैलरीड एम्प्लॉइज उसको पहले बेसिकली इस तरीके से समझते हैं कि उसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ था, एक ऑडिटेबल और एक नॉन ऑडिटेबल। जो नॉन ऑडिटेबल प्लस सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, उनके जो आईटीआर के फॉर्म्स थे उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती थी। जैसे अब 25-26 खत्म होगा फाइनेंशियल 31 मार्च को, तो इस साल की जो आईटीआर है वो 31 जुलाई तक भरनी होती थी हमें। अब इसमें सरकार ने आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 2, ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बेसिकली होते हैं, उसकी डेट तो रखी है 31 जुलाई। बिजनेस कैटेगरी की जो 2 हिस्से थे, ऑडिटेबल और नॉन ऑडिटेबल, ऑडिटेबल में कोई चेंज नहीं किया, उसकी 30 सितंबर ऑडिट की डेट होती है और 30 अक्टूबर आईटीआर की डेट होती है। तो उसमें जो नॉन बिजनेस, छोटे बिजनेस जिसको मैं कहूँ, स्मॉल स्केल बिजनेस जिसमें ऑडिट नहीं होती, उसकी जो डेट है वो 1 महीने बढ़ा दी, वो 31 जुलाई से 31 अगस्त कर दी है। वो कर सकता है, वो उसमें 1 महीने का उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा ये होगा कि उसको 1 महीने का अपना कंप्लायंस करने के लिए टाइम अधिक मिल जाएगा। तो ये कुछ मूव्स हैं जो, अच्छा इसमें एक चीज और है जो कल आपने देखा होगा कि जैसे बजट आया तो शेयर मार्केट धड़ाम, उसका बेसिक जो ये रीजन है कि इसमें ना एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। जब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में जब ट्रेडिंग करता है तो वह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सरकार जब लेके आई थी तो तब ये था कि भाई इसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लग जाएगा, जो इनकम आप कमाओगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है और वो बाद में सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, तो वो डबल टैक्स हो गया, लग रहा है। वो इनकम पे है, वो ट्रांजैक्शंस पे है। लेकिन अब जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है फ्यूचर्स और ऑप्शन पे, सरकार ने उसको बढ़ा दिया। उसको बढ़ाने से क्या होगा,
कोई भी जब उसमें ट्रेडिंग करेगा मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में, तो उसकी ना लागत बढ़ेगी। अब उसमें क्या होगा, जो जो मतलब मल्टी ट्रेडिंग्स करते हैं मार्केट में, उनका क्वांटम ज्यादा रहता है, उनके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। और मार्केट को तो ऑब्वियसली बड़े इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं लगभग वही मार्केट को लीड करते हैं, उनका स्टेक ज्यादा होता है, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा, उनका खर्चा उनको बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसलिए मतलब शेयर मार्केट एकदम से धड़ाम से डाउन आई। ये मतलब एक कोई अच्छा संकेत मैं नहीं मानता। इस तरीके से जो आप टैक्सेस जो बढ़ा रहे हैं, जो पहले 0.02% एसटीटी था, उसको बढ़ा करके 0.05 यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है ना जी। और जहां पे ऑप्शंस पे 0.15% था, उसको बढ़ा करके 0.125% कर दिया। तो ये जो चीज है ना, ये इससे लागत बढ़ी है और उससे शेयर मार्केट डाउन आई है। एक बेसिक रीजन इसमें शेयर मार्केट का ये है। अब जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ओवरऑल आप इस बजट को कैसे देखते हैं? ओवरऑल मैं इस बजट को कोशिश कर रहा हूं, इसमें कल से मैंने इतनी कोशिश करी तो मुझे कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि भाई ये लगे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो दिशा नजर नहीं आ रही कि जो एक मूलभूत आवश्यकताएं जो समाज की हैं, भारतीय नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए कोई सरकार कितनी वचनबद्ध है। सरकार का कोई मुझे उसमें एक ये डायरेक्शन ऐसी नजर नहीं आई जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आकर के आम आदमी को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मीडिया में तो महाशक्ति बना हुआ, ये देखो सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। तो मुझे इसमें कोई मतलब अगर बात करें आपकी भाई कि बजट में एक नंबर होता है कि बजट को कितना नंबर देते हो? नंबर देने की अगर बात करें तो 1 से 10 के बीच में 1 से 10 की बात करें तो पास होने के लिए 3 नंबर चाहिए। मैं 3 भी देने के पक्ष में नहीं, 3 भी देने के पक्ष में नहीं है। मैं 3 भी देने के पक्ष में। हमारे साथ बजट वो होता है बेसिकली, बजट ऐसा जो उम्मीद थी लोगों को होना चाहिए, जो टैक्स का कलेक्शन सरकार कह रही है कि बढ़ रहा है, जीएसटी का कलेक्शन सरकार का बढ़ रहा है, अगर वो चीजें बढ़ रही है तो उसको सरकार री इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहती? आम आदमी को, उसका आम पब्लिक को बेनिफिट क्यों नहीं देना चाह रही? आम आदमी की परचेजिंग पावर जब तक नहीं बढ़ेगी, अब राजकोषीय घाटा जब बढ़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था पे कितना दबाव है, महंगाई का कितना दबाव है, ब्याज का कितना दबाव है। तो इसमें मुझे दबाव ज्यादा देखने को नजर आता है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, समाज कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उनका बजट जो कम हो रहा है, वो जनता को प्रभावित करेगा, जनता को सीधा सीधा जो प्रभावित करेगा। ऐसे बहुत सी मदें हैं जो जनता को सीधा सीधा प्रभावित करती हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन मदों को, उन स्कीम्स को लेकर के बहुत वाहवाही भी उनकी हुई है समाज में, वोट भी मिला, उनमें बजट को सरकार ने कम कर दिया। तो क्या इसको हम क्या माने कि क्या वो सिर्फ कहने के लिए हैं या सिर्फ बोलने के लिए हैं? उनका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कितना है वो मुझे इस बजट में नहीं दिख रहा। और आम जो पब्लिक है, जनता है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि बजट अर्थव्यवस्था एक बहुत टेक्निकल विषय है ना। अर्थव्यवस्था के मामले में जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो आप किसी आम आदमी की बात पे विश्वास करके निर्णय ना लें। आपके जो कंसल्टेंट हैं, आपके जो जानकार हैं, जो इस विषय के जानकार हैं, उनकी जानकारी से आप उसको एनालाइज करें, उसकी सलाह लें और उसके हिसाब से आप अपनी सोच को निर्धारित करें कि भाई इसमें ये चीज सही है, ये गलत है। सिर्फ किसी के कहने से, मतलब देखो वही है कि हर आदमी का अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, हर मीडिया का भी अपना प्रोस्पेक्टिव है ना। तो उन चीजों को सबको एनालाइज कर करके आप अपना वो ले। इसमें आपको एग्जैक्टली मैं फिर ये रिपीट करूंगा कि बजट में आपकी जो भाषण होता है, भाषण में देश की आपको आर्थिक हालात पता नहीं लगती, आंकड़ों से पता लगती है। बजट में तो स्मार्ट सिटीज का भी वादा था, बजट में तो 2022 तक हर घर का वादा था, 2022 तक स्वच्छ भारत का वादा था, किसानों की आमदनी डबल की बात, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो चीजें नहीं हुई, वो भाषणों तक चीजें सीमित रह जाती हैं, वो नहीं हुई। जब तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत नहीं होगी, आम आदमी को रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा,
तब तक हम अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं मान नहीं मान सकते। आंकड़ों में से कुछ भी दिखता रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो सीए पवन मित्तल हमारे साथ थे। विस्तार से बजट क्या होता है और उसके बीच में बजट में क्या घटाया है, क्या बढ़ाया है, और बजट के आखिरी हिस्से में अलग अलग मुद्दों उस पर पूरे पे चर्चा करते हुए इन्होंने कहा है कि बजट पे अगर आपको मतलब विश्वास करना तो बजट को पढ़ना चाहिए या अपने नज़दीकी जो जानकार कंसल्टेंट है उससे जानकारी लेनी चाहिए। मैं एक और कह रहा हूँ कि बजट को समझना है तो अपने पास में जाइए, वहाँ पानी चेक कीजिए कि आपको पीने का पानी आ रहा है वो अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, मतलब साफ आ रहा है या गंदा आ रहा है। आप बस स्टैंड पे जाके देखिए कि आपको बसेज की सर्विस बढ़ी है, कम हुई है। रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए कि रेलवे की सर्विस बढ़ी है या घटी है। या पास के स्कूल में जाइए, पास के हॉस्पिटल में जाइए कि आपको सुविधाएं कम मिल रही है या पहले से ठीक मिल रही है या पहले से और जर्जर हुई है। इन चीज़ों से आप शायद बजट को अच्छे से समझ पाओगे। हमने कोशिश की है बजट का मूल्यांकन करने की, उस कोशिश को हम कितना आप तक ले जा पाएंगे वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जनमंच के साथ आप बने हुए थे नई अपडेट के साथ या नए विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया सर।